हेलो एंड वेलकम बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। तो बायो क्लास है ये, तो आप सभी को मैं आज बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। और बायोलॉजी में मैं आज सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स का क्लास लूंगी। सेमेस्टर 5 जो बीएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स है, जूलॉजी के स्टूडेंट्स जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हैं। 30 तारीख को उनका जूलॉजी का एग्जाम है। टाइम टेबल आ गया है बच्चों। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टाइम टेबल नहीं लिया है या नहीं पता है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि टाइम टेबल आपका आ चुका है और 30 तारीख से 30 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो 30 तारीख को आपका एग्जाम है बच्चों। और जेनेटिक्स है आपका एक पेपर सेमेस्टर 5 में, और दूसरा पेपर है आपका जो है वो इवोल्यूशन से है ना। तो ये दोनों पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, वो मैं आपको करवा दूंगी। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे, उन क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा तो नहीं करवा पाऊंगी आपको, मैं उतना वादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 5 दिन ही बचे हुए हैं अभी, 4 दिन 5 दिन, और उसमें हम लोगों को कवर करना है पूरा सिलेबस। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पूरा सिलेबस तो नहीं, बट सिलेबस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस बार, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नोट्स भी नहीं अवेलेबल है, तो वो बच्चे कमेंट करके मुझे जरूर लिखिए। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें आप मैसेज करिए, तो आपको वो नोट्स का पूरा पीडीएफ वहां पर मैं सेंड कर दूँ। और किन्हीं बच्चों को चाहिए कि पूरा का पूरा नोट्स मुझे चाहिए, तो आप पूरा का पूरा नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरा जूलॉजी का नोट्स, पूरा इवोल्यूशन का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्राइस मनी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो समझ लीजिए। आप अगर जिसको भी चाहिए जूलॉजी का और इवोल्यूशन का पूरा नोट्स, पूरे सिलेबस का नोट्स, तो वो लोग मुझे जरूर लिख करके कमेंट में बताइए। मैं आपको पूरा नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगी। हाँ, उसके लिए ऐप है हमारा, उस ऐप में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस प्ले स्टोर से। वहां 299 रुपीज में आपको पूरा नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो खैर, अभी हम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 5 के इस बार के एग्जाम में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, वो हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये सेमेस्टर 5 का जूलॉजी ऑनर्स का जेनेटिक्स पेपर हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जेनेटिक्स पेपर में हम लोग पहले, सबसे पहला चीज आता है कि व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स होता क्या है। आपको जेनेटिक्स में कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, तो आप इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स डाल सकते हो कि व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स क्या होता है, देखिए, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये मेनली ब्रांच ऑफ साइंस होता है दैट डील्स विथ जीन्स। किसके साथ डील करता है, जीन्स के साथ ये डील करता है। और इसमें डीएनए के साथ भी डील करता है एंड देयर रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस होता है ये, जीन्स होते हैं इसमें, डीएनए, और इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। कौन से सब्जेक्ट में, जेनेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी। किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो हेरिडिटी क्या है बच्चों, एक मिनट। यस, हेरिडिटी क्या है, देखिए, अनुवांशिकता हम लोग बोलते हैं। तो हेरिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि अनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, मतलब कि जो चीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही है, उन चीजों के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो उन चीजों के बारे में हम लोग जेनेटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन जनरेशन, और उसका इफेक्ट क्या है जनरेशन पर। यानी अगर मान के चलिए कि किसी पीढ़ी में कोई बीमारी आ गई और वो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते चले जा रही है, तो उसके इफेक्ट को भी हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, इन जेनेटिक्स वी लर्न अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए,
हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसको दिया था मेंडल ने। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? हाइब्रिड बनाना। आप लोग हाइब्रिड सुने होंगे, हाइब्रिड बीज आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो मेंडल ही वो प्राणी है, मेंडल ही वो आदमी है जिन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, दो अलग अलग जीन्स को मिला करके नए जीन्स को डेवलप किया था। उनका नाम है मेंडल। इसीलिए मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने ही जेनेटिक्स की उत्पत्ति की थी। एक तरह से जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे मेंडल का ही हाथ है, ठीक है। तो इसलिए मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको बात? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स में हम लोग जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है जेनेटिक्स का देख लेंगे। तो मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिए, इनका पूरा नाम क्या है? ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। बिकॉज ही, यहाँ ही होगा, he concluded his experiment in pea plant। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव, टिक लगा लीजिएगा। इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च की थी बच्चों, मटर के पौधे पर रिसर्च की थी। और ये मटर का पौधा पर रिसर्च इन्होंने पूरे टोटल 7 इयर्स किया था। और 7 कैरेक्टर्स हम लोगों को दिया था, सॉरी 7 इयर्स नहीं किया था, 7 कैरेक्टर्स दिया था हम लोगों को। क्या दिया था? 7 कैरेक्टर्स हम लोगों को दिया था। एंड दीज कैरेक्टर्स आर फॉलोड बाय ईच एंड एवरी साइंटिस्ट फॉर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने जो 7 तरह के कैरेक्टर्स हम लोगों को बता दिए, तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को फॉलो अप करके बहुत सारे साइंटिस्ट आए और धीरे धीरे करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बहुत सारी चीजें ढूंढ निकाली, जिसके द्वारा आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स हम लोगों को दिया था। पूरा नाम क्या है? ग्रीगर जोहान मेंडल, है ना, जोहान लिखते हैं, जॉन शॉर्ट में, जोहान मेंडल। ही बिलोंग्स टू फार्मर फैमिली। ये पुअर फार्मर फैमिली, किसान फैमिली से ये बिलोंग करते थे और इसीलिए ये खेती बाड़ी से बहुत जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। बचपन से इन्होंने खेती देखी थी, तो वो सारी चीजों को बहुत ऑब्जर्व करते थे, जो बाद में जाके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब देखिए आगे। और हाँ, मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा बच्चों? वो जरूर से याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है पाइसम सटाइवा। पाइसम सटाइवा। और अंडरलाइन जरूर करिएगा, कोई भी साइंटिफिक नेम आप लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करिएगा, यही रूल होता है, ठीक है। तो 2 नेम है बच्चों, पाइसम सटाइवम। पाइसम क्या है? जीनस है, और सटाइवम क्या है? स्पीसीज। तो मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया था और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइव, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, चलिए। नेक्स्ट, मेंडल के बारे में देखिए, आपको शॉर्ट नोट मेंडल के बारे में लिखने भी आ सकता है 5 मार्क्स, ठीक है। आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का रहता है, 1 मार्क्स का रहता है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मेंडल के बारे में लिखने के लिए आ सकता है शॉर्ट नोट। आप मेंडल के बारे में बताइए शॉर्ट नोट, है ना, क्या है उनकी कहानी, वो भी आप बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब आगे देखिए अबाउट मेंडल। मेंडल के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रीगर मेंडल जो थे, ग्रीगर मेंडल यानी जॉन मेंडल, वो जन्म लिए थे 1822 में और डेथ हो गया था उनका 1884 में, ठीक है। ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो मैंने बता दिया, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। यही पहले व्यक्ति है पूरे पृथ्वी में जिन्होंने कैरेक्टर्स को बताया, यानी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में
ट्रांसफर होते हैं, उस चीज को किसने खोज निकाला, तो वो है मेंडल। ठीक है, तो मेंडल वॉज बॉर्न इन सिलिशियन, सिलिशियन नाम के एक विलेज में ये जन्म लिए थे जुलाई 22 तारीख को 1822 में, और ये फार्मर्स फैमिली में जन्म लिए। तो इतनी बातें आपको कम से कम मेंडल के बारे में याद हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो इन्होंने इन्होंने 34 पेयर ऑफ वेराइटीज पर काम किया था। 34 पेयर ऑफ वेराइटीज पर काम किया था मटर के प्लांट पर, है ना। देन 22, बट अल्टीमेटली वर्क विद ओनली 7 पेयर। उसके बाद 22 पर काम किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने हमें सब कुछ कंक्लूड करके कितना कैरेक्टर्स दिया, तो 7 कैरेक्टर्स दिया, याद रखिएगा। और वो 7 कैरेक्टर्स यहाँ है। पहला क्या है, फ्लावर कलर। दूसरा क्या है, फ्लावर पोजीशन। तीसरा है हाइट। चौथा है पॉड शेप। पांचवा है पॉड कलर, है ना, देख लेंगे। छठा है सीड शेप और सातवां है सीड कलर। देखिए, मटर के पौधे में हम लोग देखेंगे तो मटर के पौधे में फूल होता है, व्हाइट कलर का फूल होता है और बैंगनी कलर का फूल होता है ना। तो फ्लावर का कलर हो गया, वो फ्लावर का कलर हो गया। नेक्स्ट, फ्लावर का पोजीशन का बात करें तो फ्लावर या तो आगे की तरफ निकलता है, कुछ फूल पीछे की तरफ, तो एक्सियल होता है। ठीक है, या तो टर्मिनल होता है ना, एक्सियल होता है या तो टर्मिनल होता है। नेक्स्ट हाइट, हाइट में उन्होंने बताया कि कुछ पौधे लंबे होते हैं जिसको उन्होंने टॉल कहा, और कुछ पौधे बौने होते हैं जिसको उन्होंने ड्वार्फ कहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉड शेप, पॉड मतलब उसका मटर का जो फली बनता है, यानी मटर छीमी जो होती है, हम लोग झारखंड में उसको मटर छीमी बोलते हैं। तो मटर छीमी का जो फल है, आप देखेंगे वो छिलका निकाल करके हमको लोग उससे दाना निकाल के खाते हैं। तो वो जो छिलका है, वो जो कवरिंग है, उसको हम लोग पॉड कहते हैं। तो पॉड का कलर भी होता है और पॉड का शेप भी होता है, कुछ कुछ येलोइश में होगा, कुछ ग्रीनिश में होगा। नेक्स्ट उसका बीज की बात करेंगे हम लोग, तो सीड शेप एंड सीड कलर। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर्स दिया हम लोगों को, और इन 7 कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए और उनको अलग अलग कंक्लूजन मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट यूनिट में आ जाते हैं अब आपके सिलेबस में। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही थी, 15 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन जेनेटिक्स से अगर आपको पूछा जाता है तो आप इंट्रोडक्शन में मेंडल के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। इसीलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही थी कि जेनेटिक्स कहाँ से शुरू हुआ। अब आते हैं आपके सिलेबस में, तो आपके सिलेबस के यूनिट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस में से वन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, वो देखिए, मेंडल का लॉ आपको पढ़ना है ना। मेंडल का लॉ पढ़ना है आपको। तो मेंडल ने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को करके हमें 7 कैरेक्टर्स दिया, और 7 कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने हमें 2 हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स बताए। पहला था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझिए बात को। देखिए, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जब हम लोग देखेंगे तो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होगा, जिसमें देखिए, हाँ देखिए, तो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग को पढ़ना है कि मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 7 कैरेक्टर्स जो दिया था उसके आधार पर उन्होंने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। एक किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक किया उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा उन्होंने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग 1 जीन इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, 1 जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग 2 जीन इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, 2 जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये बात। अब देखिए, तो इन 2 एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने, उन 7 कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने 2 तरह के
हमें क्रॉस बताए, पहला बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा बताया डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पर उन्होंने हमें 3 लॉ दिया। कितना लॉ दिया? 3 लॉ दिया। फर्स्ट लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो पहला लॉ जो उन्होंने दिया वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, ठीक है। दूसरा लॉ जो उन्होंने दिया वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था और इसमें कुछ मोनोहाइब्रिड्स भी बनते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मोनोहाइब्रिड एग्जाम्पल्स भी इसमें आ जाते हैं। तीसरा लॉ जो उन्होंने दिया वो भी डाइहाइब्रिड क्रॉस पर ही दिया, ठीक है। तो ये 3 बातें आप समझ लीजिए। मेंडल के लॉ को अगर हम लोग देखेंगे तो मेंडल ने हमें 3 लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? और किस आधार पर दिया? तो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के आधार पर दिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है और डाइहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि कितने लॉ उन्होंने दिए थे और उन लॉ में उन्होंने क्या क्या बताया है। तो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, यहाँ देखिए ये डायग्राम है, इससे मैं पहले आपको समझा दूं, है ना। देखिए इस डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया हुआ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब वन जीन इनहेरिटेंस। वन जीन इनहेरिटेंस मतलब होता है ओनली वन कैरेक्टर। कैरेक्टर कितना उन्होंने दिया था? 7 कैरेक्टर दिया था। यहाँ कितना कैरेक्टर चूज किया गया है? ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है। और वो कैरेक्टर क्या है बच्चों? वो कैरेक्टर है हाइट। क्या लिया गया है यहाँ? हाइट लिया गया, ठीक है। तो हाइट की बात करें तो हाइट में 2 तरह का हाइट उन्होंने बताया। पहला बताया कि मटर के पौधे में एक पौधा टॉल होता है, प्योर टॉल, है ना, प्योर टॉल, और एक पौधा प्योर बौना होता है, यानी प्योर ड्वार्फ होता है, प्योर ड्वार्फ होता है, ठीक है। तो जो प्योर टॉल होता है बच्चों वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट, और जो प्योर ड्वार्फ होता है वो रिसेसिव होता है। ये भी बताया था उन्होंने। अब ये क्या चीज है समझिए। जो कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं। और जो कैरेक्टर्स है लेकिन अपने आप को शो नहीं करते हैं वो हो गए रिसेसिव। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, सभी बच्चों को ले ले तो कुछ बच्चे हैं जो हमेशा सवाल पूछते हैं, तो वो अपना डोमिनेंसी शो करते हैं, यानी वो क्लास में है तो वो मतलब क्वेश्चन पूछ के पता चलता है कि वो क्लास, तो वो डोमिनेंट हो गए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो क्लास में रहते तो है, रोज आते हैं, डेली उनका प्रेजेंस होता है, लेकिन वो अपने आप को शो नहीं करते हैं, तो वो रिसेसिव हो जाए। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी, और ड्वार्फ को हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, दैट इज स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब देखिए हाइट की बात करें तो हाइट में 2 ले लिया, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। अब इन दोनों को क्रॉस करवाएगा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करवाएगा, यानी एक मेल प्लांट को एक फीमेल प्लांट से फ्यूज करवाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा, ताकि उसके नेक्स्ट जनरेशन में हमको रिजल्ट मिल सके। तो एक मेल लेगा और एक क्या लेगा? फीमेल लेगा, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए तो यहाँ पर बना दिया है मेल और फीमेल, ठीक है। ये देखिए, ये इधर साइड मतलब कि डोमिनेंट क्या लिया है? मेल, मेल का साइन एरो होता है, और रिसेसिव में क्या लिया है? फीमेल। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, रिसेसिव में आप ये भी ले सकते हैं, डोमिनेंट में ये भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो एक प्योर टॉल को ले लिया और एक प्योर ड्वार्फ को ले लिया, और इसमें देखा गया कि जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे, अच्छा एक बात और बता दो आपको, ये जो स्क्वायर बनता है बच्चों, इसको पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं, पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। और ये पुन्नेट स्क्वायर पुन्नेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिससे कि ये कैलकुलेशन बनाना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझिए। तो एक साइड में लिया बड़ा टी जो कि प्योर टॉल था, इसमें मेल ले लिया, और एक साइड में लिया स्मॉल टी जो कि फीमेल लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस कैसे होता है ये समझिए। एक मेल को उठाएंगे और दोनों के साथ करवाएंगे, फिर एक को उठाएंगे फिर दोनों के साथ करवाएंगे, इस तरह, ठीक है। तो एक बात और याद रखना है यहाँ पर आपको, कि जब भी यहाँ हम रिजल्ट लिखेंगे तो कैपिटल टी हमेशा पहले लिखाएगा और स्मॉल टी बाद में लिखाएगा, क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो जो डोमिनेंट होता है वो फर्स्ट में लिखाता है, और जो रिसेसिव होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो इसको इससे क्रॉस करवाएं, इसको इससे क्रॉस करवाएं, तो क्या मिलेगा हमको, बड़ा टी छोटा टी, देखिए, है ना। इसको इससे क्रॉस करवाएं तो क्या मिला, बड़ा टी छोटा टी। इसको फिर इससे क्रॉस करवाएंगे तो बड़ा टी छोटा टी, फिर इसको इससे करवाएंगे तो बड़ा टी छोटा टी, यानी टोटल रिजल्ट आ गया हमारा बड़ा टी और छोटा टी। आपको ये कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ आप लोगों के लिए, बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है। ये भी नहीं दिख रहा होगा आई थिंक सो, व्हाइट कर देते हैं, बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है। तो जब इन्होंने प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ फ्यूज करवाया, तो इनको फर्स्ट जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन में इन्हें क्या मिला, बड़ा टी छोटा टी, यानी सभी का सभी पौधा इनको क्या मिला, टॉल मिला। फर्स्ट जनरेशन में सभी का सभी पौधा टॉल मिला, मतलब बड़ा टी छोटा टी में डोमिनेंट कौन है बताइए, बड़ा टी है। तो डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मैंने भी बताया था, तो ये एक्सप्रेस करेगा, यानी सभी पौधे आपको कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे, टॉल दिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर भी लिया था, लेकिन रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाया। शो कौन करता है, ओनली डोमिनेंट वाला, ठीक है। तो डोमिनेंट वाला जो अपने आप को शो कर रहा है, इसी चीज को उन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर बात है, क्या कहा इस चीज को उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर बात हो गई। आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, अभी मैं आपको बता दूं जो लिखा हुआ था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, बड़ा टी छोटा टी बना था ना, तो बड़ा टी छोटा टी अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस। और बड़ा टी और छोटा टी ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस। ये बात भी ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका, ठीक है। तो सेम सेम रहेगा तो होमोजाइगस, डिफरेंट रहेगा तो हेटेरोजाइगस, ये समझ लीजिए। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल और हाइब्रिड one allele is able to express its effects in the individual and other does not show its effects। बता रहा है कि जो क्रॉस करवाया गया उसमें एक अपने आप को, एक इंडिविजुअल अपना डोमिनेंसी शो कर पा रहा है और दूसरा नहीं कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। द allele which are able to show its effect, वो allele जो अपना इफेक्ट एबल है ना, अपना इफेक्ट को शो कर पा रहा है, उसे हम लोग डोमिनेंट कहेंगे। और विच डू नॉट एबल टू शो इट्स इफेक्ट, जो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिसेसिव एलील कहेंगे, ठीक है। डोमिनेंट फैक्टर इज रिटन इन कैपिटल लेटर, डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखाएगा और रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर में लिखाएगा। आगे देखिए, मेंडल क्रॉसिंग द टू पी प्लांट्स एंड रेज देयर प्रोजेनी कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन। मेंडल ने दो पी प्लांट्स को फ्यूज करवाया और पहला जनरेशन निकाला, जिसको F1 जनरेशन भी बोलते हैं या फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, फीलियल है ना, फीलियल जनरेशन बोलते हैं। उन्होंने क्या पाया, he found that all plants of F1 generation are tall। इन्होंने पाया कि फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी पौधे क्या मिलेंगे,
टॉल मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्लियर बात हो गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कुछ दिक्कत आती है आपको या कुछ और बोलना है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके डालिए, मैं उसका जवाब दूंगी। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस आता है, डायहाइब्रिड क्रॉस आता है, लेकिन हम इसमें भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप क्या हुआ, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट करना, मतलब अलग अलग होना, छितराना, फैलना, है ना, सेग्रीगेट हो जाना, ठीक है। तो मेंडल ने देखा कि जब उन्होंने टॉल को ड्वार्फ के साथ मिलाया था तो फर्स्ट जनरेशन तो पूरा का पूरा टॉल प्लांट्स आ गया। जब उसको सेकेंड जनरेशन करवाया तो देखा और बहुत सारे ऐसे फूल देखे, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आए जिन पर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ जो है वो पौधे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे, फैल जा रहे हैं, यानी अलीज जो है, जीन्स जो है वो एक जगह पर नहीं रह रहे हैं, वो फैल रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। तो उसी को इन्होंने कह दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए कैसे, इसमें लिया, देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, देखिए इसमें लिया कैपिटल आर, यानी ये कौन सा कलर का है, बैंगनी यानी वॉयलेट कलर का है, और छोटा आर यानी ये व्हाइट कलर का फ्लावर। दोनों को जब फ्यूज करवाया तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए आर और आर उसी के जैसा आ गया, है ना। यहाँ पे भी डोमिनेंस वाला फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। डोमिनेंट कौन था, वायलेट कलर का फ्लावर, और यहाँ भी वायलेट कलर का फ्लावर है। बड़ा आर यानी कैपिटल आर अपने आप को शो कर रहा है, लेकिन स्मॉल आर अपने आप को शो नहीं कर रहा है। तो क्या बन गया, ये वायलेट कलर का फ्लावर। लेकिन जब इसको हम लोग F2 जनरेशन में करवाए तो ये जो जीन्स है वो सेग्रीगेट कर जाएंगे यानी फैल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 वायलेट कलर का फ्लावर और एक हमें मिल जाएगा व्हाइट कलर का फ्लावर, यानी दोनों कैरेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। दो कैरेक्टर्स, सॉरी कैरेक्टर तो एक ही है, दो कलर के जो फ्लावर हम लोगों ने लिया था वो दोनों कलर का फ्लावर हमें रिजल्ट में F2 जनरेशन में मिलेगा, ठीक है। F1 जनरेशन में भी हमें 4 प्रोडक्ट्स मिले थे और चारों के चारों कौन से कलर के थे, वॉयलेट कलर के थे। लेकिन F2 जनरेशन में हम लोगों ने देखा कि सभी जीन्स आपस में सेग्रीगेट कर गए, मिक्सअप हो गए, तो हमें 3 मिला ओरिजिनल और एक मिला ओरिजिनल व्हाइट कलर का फ्लावर, यानी जो हम लोगों ने लिया था वो सभी का सभी हमारे पास आ गया। देखिए कैपिटल आर ओरिजिनल, कैपिटल आर स्मॉल आर मिक्स होकर के ये दोनों हाइब्रिड बना दिया, है ना, और एक हमें ओरिजिनल आर आर भी मिल गया, यानी जीन्स क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गया। समझ में आया बात आपको? तो ये है सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट पेयर ऑफ एलील्स सेग्रीगेट, है ना, पेयर ऑफ एलील्स क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। पेयर ऑफ एलील्स क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस। कब होता है ये, मियोसिस के टाइम में। मियोसिस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है बच्चों तो गैमेट्स बनाने में मियोसिस डिवीजन लगता है, यानी एक सेल से टोटल 4 सेल्स बनते हैं, है ना, इसीलिए 4 कर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, कोशिका विभाजन में एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिसके क्रोमोसोम आधा आधा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है ड्यूरिंग मियोसिस। The two factors of the character which remain together in an individual do not get mixed up, keep their identity distinct is called law of segregation. आप लोग देखेंगे कि दो कैरेक्टर्स आपस में मिक्स हो गए थे, है ना, लेकिन अपना जो आइडेंटिटी है, ओरिजिनलिटी है, उसको भी बरकरार रखे, यानी बड़ा आर जो था वो भी वैसे ही था, छोटा आर जो था वो भी वैसे ही था। मतलब कि आपको ओरिजिनल एक आर का फ्लावर मिला जो कि वॉयलेट कलर का था,
और एक आपको ओरिजिनल प्योर क्या मिला, व्हाइट कलर का फ्लावर मिला जो कि ओरिजिनल था। ठीक है, बाकी दो सेग्रीगेट करके हाइब्रिड्स बना दी। तो ओरिजिनलिटी भी इसमें मेंटेन रहेगा, आइडेंटिटी भी मेंटेन रहेगा और सेग्रीगेट होने के बावजूद। ठीक है, एज ए रिजल्ट गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। रिजल्ट में इसका क्या मिलेगा हम लोग को, प्योर गैमेट्स, प्योर मिलेगा, जो भी चीज मिलेगा वो प्योर, क्योंकि ओरिजिनल जो लिए थे वो भी आपस में मिल गया, मिक्सअप नहीं हुआ। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि सब मिक्स हो जा रहा था आपस में। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज कॉल्ड एज मिक्सिंग ऑफ एलील्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहेड्रल क्रॉस को बताता है बच्चों। ये देखिए, ये बड़ा ही खतरनाक है, आप लोग समझिए, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको दर्शाता है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस को दर्शाता है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए। डायहाइब्रिड क्रॉस 2 जीन इनहेरिटेंस होता है और इसमें दो कैरेक्टर्स लिया जाता है। पहला कैरेक्टर इन्होंने क्या लिया, राउंड, राउंड यानी कि शेप लिया, और दूसरा कैरेक्टर इन्होंने कलर लिया। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करवाएंगे। तो देखिए दो तरह के इन्होंने चीज लिए, पहला लिया राउंड येलो, राउंड लिया शेप, येलो लिया कलर। दूसरा लिया बीज जो उसमें रिंकल और ग्रीन लिया। राउंड को बड़ा आर बड़ा आर से, येलो को बड़ा वाई से, रिंकल को छोटा आर से, ग्रीन को छोटा वाई से डिनोट किया। अब आगे देखिए, जब दोनों को मिक्सअप किया तो सभी जीन्स आपस में मिक्स होके हमें फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट मिला वो ये था कि राउंड और येलो हमें मिला। डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे, तो डोमिनेंट यहाँ कौन है, राउंड और येलो। तो राउंड और येलो भी मिला, लेकिन इसमें रिसेसिव भी छुपा हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजें। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। अब जब इसको क्रॉस करवाया बच्चों तो F2 जनरेशन में क्या मिलेगा, तो F2 जनरेशन में 4 तरह के हमें मिलेंगे। मैंने बताया था अभी कि यहाँ मियोसिस होगा, और जब भी मियोसिस होता है तो एक से कितना बनता है, 4 सेल्स बनता है। तो 4 तरह के सेल्स बनेंगे। तो इसी को हम लोग मिक्सअप करवाएंगे। देखिए कैसे करवाएंगे, समझिए। एक आर को उठाएंगे, वाई से मिलाएंगे, फिर आर को उठाएंगे, छोटा वाई से मिलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से छोटा आर को मिलाएंगे बड़ा वाई से, और छोटा आर को मिलाएंगे छोटा वाई से। देखिए आ गया 1 2 3 4। बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा वाई छोटा आर छोटा वाई। ठीक है, तो इसी तरह से फीमेल भी हम लोग इधर ले लेंगे। अब सभी को क्रॉस करवाना है, तो ये क्रॉसिंग बहुत ही पेचीदा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो क्रॉस आप लोग घर पर जरूर 10 से 12 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधी क्वेश्चन लिख के भी आपको इसका क्रॉस करवाने एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बनाना होगा। या तो आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन पूछिए। सुनिए, एक सेकेंड समझ लीजिए आप, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैंने मोनोहाइब्रिड बता दिया, आप वही बना सकते हैं। ये डायहाइब्रिड है, तो आप ये दोनों बनाकर भी अपना एग्जाम्पल दे करके हट सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉ पूछा कि मेंडल का लॉ बताइए, तो भी आपको ये डायग्राम बनाना हो कि लॉ, क्योंकि लॉ जो है वो इन्हीं दोनों क्रॉस पर डिपेंडेंट है, इन्हीं दोनों क्रॉस के आधार पर दिया गया। तो आपका दोनों क्वेश्चन इसी जो क्रॉस है मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्रॉस डालना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्रॉस कैसे होगा, इसको पहले इससे करवाएंगे, है ना, फिर इसी एक लेंगे हम लोग, एक उठाएंगे इधर से, इन चारों से करवाना होगा, फिर एक उठाएंगे, फिर चारों से करवाना होगा, फिर एक उठाएंगे, फिर चारों से करवाना होगा, फिर एक उठाएंगे, फिर चारों से करवाना होगा, ऐसे। तो फर्स्ट यहाँ से उठा के एक में बता देती हूँ, बाकी आप लोग समझ के कर लीजिएगा, है ना। तो आर वाई इसको इससे मिलाएं तो क्या मिला, बड़ा आर। आप दोनों कैरेक्टर को एक साथ ले लेना है, क्योंकि फर्स्ट में देखिए दोनों कैरेक्टर एक साथ लिखा हुआ है ना, एक कैरेक्टर को एक ही साथ लिखेंगे, तो आर आर एक ही कैरेक्टर है तो एक साथ लिखे, वाई वाई एक ही कैरेक्टर है तो एक साथ लिखेंगे। तो ये बन गया मेरा राउंड और येलो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, फिर से इसको इससे करवाएंगे, तो क्या मिल रहा है हमको, बड़ा आर
बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो जाएगा राउंड और रियल, ठीक है। नेक्स्ट इसको इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई। फिर इसको इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। समझ में आ गया आप लोग को? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके समझ लीजिए मैंने क्या क्या बताया। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको उठाना है और इन चारों के साथ करवाना है। इसको इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसको इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई। इसको इससे करवाएंगे तो बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। फिर इसको इससे करवाएंगे तो बड़ा आर बड़ा छोटा वाई छोटा वाई, ठीक है। एंड सो ऑन। तो आप इसी तरह से सभी प्रोसेस को करवा लीजिएगा। देख लीजिए एक बार आराम से, मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आप बना लेंगे, उसके बाद आपको रेशियो निकालने के लिए पूछा जाता है। आपको एग्जाम में रेशियो निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बताइए। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है बच्चों, मैं बता दूं, जो जीन्स दिख रहे हैं आपको, यानी जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो फिनोटिपिक रेशियो होता है। जो नहीं दिख रहे यानी रिसेसिव कैरेक्टर्स वो क्या होता है, जीनोटिपिक होता है। तो फिनोटिपिक में हमें देखिए इसमें कलर किया हुआ इसलिए पता चल रहा है। आप जब कॉपी में बनाएंगे तो कलर नहीं किया हुआ होगा तो आप उसमें अलग अलग मार्क्स से कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है तो मान लीजिए 0 से हम लोग काउंट करेंगे, है ना, इसको हटा दीजिए। तो देख लेंगे अब हम लोग कि कैसे है। तो यहाँ राउंड और येलो 1 2, राउंड और येलो 3। ये राउंड और येलो इसलिए होगा क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा, रिसेसिव छुपा हुआ है, ठीक है। राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो 5 हो गया हमारे पास, राउंड एंड येलो 6 हो गया हमारे पास, राउंड एंड येलो 7 हो गया हमारे पास, राउंड एंड येलो 8 हो गया हमारे पास, राउंड एंड येलो हमारे पास 9 हो गया। तो देखिए राउंड एंड येलो कितना है, 9, ठीक है। उसी प्रकार से राउंड और ग्रीन ढूंढेंगे अब हम लोग। तो राउंड और ग्रीन यहाँ 1 हो गया, ये वाई वाई क्या था, ग्रीन था ना, वाई वाई क्या था, ग्रीन था, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये भी हो जाएगा राउंड क्योंकि 8 छोटा है रेसिसिव है, तो 2, ये भी हो जाएगा हमारा राउंड और ग्रीन 3। तो ये भी कंप्लीट हो गया। रिंकल और येलो ढूंढेंगे तो रिंकल के लिए क्या था, देखिए छोटा आर तो छोटा आर से स्टार्ट होगा, देखिए ये हो गया। और रिंकल और येलो ढूंढना, येलो वाई से होता है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हो गया कंप्लीट। और जो लास्ट में बच रहा है वो टोटल है आर आर वाई वाई जो ओरिजिनल था, रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, समझ लीजिए। चलिए तो इसको जरूर से आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर में बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो इट इज कॉल्ड एज सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, तो इसको जरूर से आप लोग लिख लीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल का सेकेंड लॉ कहा जाता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट This law states that during gamete formation, the alleles for different traits are separate independently of one another. इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर रहा है अलग अलग कैरेक्टर। तो इसमें देखिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक जीन दूसरे जीन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही सेफ है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू अपने आइडेंटिटी को भी बरकरार रखता है, ठीक है। चलिए
चलिए, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आप लोग ये चैनल जो भी लोग देख रहे हैं वो जरूर इसको शेयर करिए, ताकि हमारे जो बच्चे 30 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं जूलॉजी का, उनको फायदा हो सके। और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाइए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचाते रहूं।